हेलो फ्रेंड्स, देखिए पीवाई की सीरीज में आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे सेंटर ऑफ मास एंड वेरिएबल मास सिस्टम पे। ठीक है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आता है इससे, लेकिन मतलब इजी टॉपिक है। मतलब एक दो क्वेश्चन ऑल्टरनेट ईयर पूछ ही देता है। ठीक है। तो अच्छा, ऑब्जेक्टिव चूँकि पेपर है तो हर टॉपिक ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब तो 60 क्वेश्चन आता है ना, तो 60 क्वेश्चन में सिलेबस कवर करने का ऑप्शन बहुत ज़्यादा है। पहले मतलब 2015 के पहले आप देखिए तो 10 और 15 25 क्वेश्चन आता था, तो उसमें थोड़ा सा क्या था कि सिलेक्टिव कवरेज होता था। तो अब क्वेश्चन छोड़ने का नहीं है, सेंटर मास कर लीजिए। ठीक है, इजी टॉपिक है और मैंने पूरा वीडियो भी बना रखा है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है। तो एग्ज़ाम होने वाला है आपका 12 फरवरी से, तो अब तो 20 दिन से भी कम बचा है। तो प्रीवियस है पेपर बहुत ज़रूरी है। मतलब द बेस्ट वे टू रिवाइज योर सिलेबस इज़ टू लुक इनटू प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन उसी तरीके के आ जाते हैं। ठीक है। तो यू मस्ट डू ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो रेलेवेंट है। मतलब पहले तो बहुत सब्जेक्टिव ही आता था, तो सब्जेक्टिव वाला अभी इस टाइम नहीं कर सकते हैं। ठीक है। बाद में जैसे जो अगले साल का तैयारी कर रहे हैं, वो उनको तो एडवाइजेबल है कि वो सब्जेक्टिव ही करेंगे, कॉन्सेप्ट उसी से बनेगा। ठीक है। सो लेट्स डू दिस। ठीक है, let me introduce myself. I am Vishal Devarsi and I have been teaching physics for last 20 years. ठीक है, and I am working on this T Vidya Learning app. तो इस पे सारे कोर्सेज अपडेटेड है हमारे, और यू कैन ऑल्सो सी द वीडियोज़ ऑन दिस ट्रेजेक्टरी एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो आप यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। सो लेट्स गो इन टू द क्वेश्चंस नाउ। MCQs देखिए, 3 सेक्शन होता है पेपर का, MCQ, MSQ और नेट। ठीक है। तो MCQ जो है उसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से एक करेक्ट रहेगा। 2 मार्क्स का और 1 मार्क का, दो टाइप के क्वेश्चन होंगे इसमें। 1 से 10 जो होगा सिंगल मार्क्स वाला क्वेश्चन होगा, और जो 11 से 30 होगा वो 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन होगा। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, तो गेस वर्क इज़ नॉट एडवाइजेबल। गेस वर्क करेंगे तो मैक्सिमम चांस है कि क्वेश्चन गलत ही होगा, और मान लो एक आध सही भी हो जाए तो 3-4 गलत हो जाएंगे। मतलब अगर 5 गेस वर्क करते हैं तो उसमें से एटमस एक आध सही हो सकता है, तो इट्स नॉट एडवाइजेबल, नुकसान ही होगा, उससे नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए 2010 में आया है। The question says a particle of mass m moving with velocity v equals to v naught I cap plus j cap collide elastically with another particle of mass 2m which is at rest initially. ठीक है। Where v naught is constant. Which of the following statement is correct? अच्छा, ठीक है। Direction along which center of mass moves before collision is. देखिए शुरू में तो आपका सेकेंड पार्टिकल रेस्ट पे है। 2 पार्टिकल हैं, एक m है और एक आपका 2m है। तो 2m आपका रेस्ट पे है, 2m इज एट रेस्ट। 2m जो है वो रेस्ट पे है। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा बिफोर कोलिजन? इसका वेलोसिटी जो है, आपका इस v नॉट I प्लस जे। ठीक है। अच्छा, VCM का फार्मूला होता है, द फार्मूला ऑफ VCM इज m1 v1 m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है। तो m1 आपको मान लो हम इसको 1 ले लेते हैं, आई कॉल इट पार्टिकल नंबर 1 एंड दिस इज पार्टिकल नंबर 2। तो पार्टिकल नंबर 2 तो रेस्ट पे है आपका बिफोर कोलिजन। ये हो जाएगा m इंटू वी नॉट आई प्लस जे, और इसका तो v2 0 है, एंड दिस इज m प्लस 2m। सो दिस गिव्स अस तो ये आ रहा है। तो पहला ऑप्शन तो गलत है, पहला ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, दिस इज रॉन्ग, ये गलत हो गया। अब क्या बोल रहा है? द स्पीड ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m। अच्छा, इसको इवन नहीं भी निकालते तब भी हो जाता है, क्योंकि ये माइनस लिख रखा है, तो माइनस तो होएगा ही नहीं ना। सेंटर ऑफ मास पहले जो आई कैप प्लस जे कैप है और सेकेंड बॉडी रेस्ट पे है,
तो डायरेक्शन तो चेंज नहीं होगा, ठीक है। सेंटर ऑफ मास का जो है वेलोसिटी का डायरेक्शन माइनस में हो नहीं सकता है, ठीक है। बाकी हम लोग कर भी लिए हैं, ठीक है। बी देखिए क्या बोला, द स्पीड ऑफ पार्टिकल ऑफ मास एम बिफोर कोलिजन इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। देखो ये आपका v1 है, ठीक है, ये वेलोसिटी है लैब फ्रेम में। जब जो वेलोसिटी दिया रहता है हम लोग बाई डिफॉल्ट उसको लेबोरेटरी फ्रेम बोलते हैं, लैब फ्रेम में है। अगर सेंटर ऑफ मास फ्रेम में निकालना है, लेट्स कॉल इट v1c, v1c is the velocity of the first body in the center of mass frame, so that will be given by v1 minus vcm, ठीक है। ये आपका सेंटर ऑफ मास फ्रेम में हो जाएगा। सेंटर ऑफ मास फ्रेम VCM से मूव कर रहा है, तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जो वेलोसिटी आएगा दैट विल बी v1 माइनस VCM, ठीक है। अब v1 क्या हो जाएगा, I प्लस j एंड VCM इज v0 बाई 3 I कैप प्लस j कैप, तो ये हो जाएगा 2v0 बाई 3 I कैप प्लस j कैप, ठीक। तो मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, मैग्नीट्यूड 2√2/3 बन जाएगा, ठीक है। तो ये भी गलत है, ये भी आपका गलत है, ठीक। अच्छा ठीक है। स्पीड ऑफ द पार्टिकल ऑफ मास 2m बिफोर कोलिजन इन द सेंटर ऑफ मास √2v0, ये भी गलत होगा क्योंकि v2c क्या हो जाएगा, v2c विल बी v2 माइनस VCM and V2 is 0, so it is minus of VCM, तो माइनस ऑफ VCM, तो इसका मैग्नीट्यूड जो आएगा वो √2/3 होगा, √2/3। ये गलत है आपका, C वाला, D वाला गलत है। तो C वाला ही सही होगा, फिर 3 गलत है तो C वाला ही सही होगा। बट चलो कर भी लेते हैं इसको, है ना। मतलब ऐसे तो आप एग्जाम में जब करेंगे तो 3 ऑप्शन गलत है तो चौथा सही होगा, ऐसे करके आप आगे बढ़ सकते हैं। बट यहाँ तो हम लोग अभी एग्जाम दे नहीं रहे हैं, अभी तो थोड़ा सा समझना भी है हम लोग को। देखो क्या लिखा है, आफ्टर कोलिजन स्पीड ऑफ पार्टिकल विथ मास 2m इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम इज दिस, ओके। देखो सेंटर जब भी कोलिजन होगा, इसका अलग से एक वीडियो भी बनेगा, ठीक है, कोलिजन इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जब कोलिजन आप डिस्कस करेंगे तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 का वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा आफ्टर कोलिजन, लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता। ये प्रूफ किया जा सकता है, ठीक है। अभी तो ये समय नहीं है प्रूफ करने का, लेकिन एक चीज आप समझिए, इसको नोट भी कर लो, याद भी कर लो, कि जब भी 2 पार्टिकल कोलाइड करेगा, ठीक है, तो हम लोग लैब फ्रेम में देखते हैं कि बिफोर कोलिजन वेलोसिटी कुछ और होता है, आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी कुछ और होता है, ठीक है। मतलब मैग्नीट्यूड वाइज भी अलग होता है, मतलब बिफोर कोलिजन 2 पार्टिकल का जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो कुछ और होगा, और आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जब आप देखेंगे इस चीज को, तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में बिफोर कोलिजन वेलोसिटी जो पार्टिकल का होगा और आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटी पार्टिकल का होगा, उनके मैग्नीट्यूड सेम रहेंगे, डायरेक्शन अलग होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी विल चेंज आफ्टर कोलिजन इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम आल्सो, बट जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है, the magnitude of velocity of the 2 particles in center of mass frame before collision will be same as the magnitude of the velocities of the 2 bodies after collision in center of mass frame. Center of mass frame जो speeds होते हैं वो change नहीं करते हैं, velocity के directions बदलेंगे लेकिन velocity के magnitudes जो है वो same रहेंगे। तो अगर before collision जो सेकेंड पार्टिकल है उसका वेलोसिटी, ये तो VCM आपका ऐसा माइनस VCM आ गया ना, तो ये हो गया v0/3 I कैप प्लस j कैप। तो अगर हम लोग v2c का बिफोर कोलिजन मैग्नीट्यूड देखें तो ये क्या आ जाएगा, √2v0/3। तो यही मैग्नीट्यूड जो है सेकेंड बॉडी का आफ्टर कोलिजन भी रहेगा। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड्स नहीं बदलते हैं, वेलोसिटी के डायरेक्शंस जरूर बदलते हैं, लेकिन वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड सेंटर ऑफ मास फ्रेम में कोलिजन के बाद और कोलिजन के पहले सेम होता है।
तो अगर कोलिजन के पहले √2/3 V0 है तो कोलिजन के बाद भी √2/3 V0 होगा। तो ये आपका सही आंसर है। ठीक है, दिस इज करेक्ट आंसर। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। A cylindrical rod of length L has mass density rho equals to rho naught 1 plus x by L, where x is measured from one end of the rod and rho naught is constant of appropriate dimension. The center of mass of the rod is. ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा इंटीग्रेशन लगेगा इसमें। ठीक है, आपको रॉड दिया हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। ये आपको रॉड दे रखा है। ठीक है, ये आपको रॉड दे दिया। ठीक, अब बोल रहा है कि रो जो है दैट इज 1 प्लस रो नॉट 1 प्लस एक्सएल, जहां पे एक्स जो है हम लोग एक एंड से मेजर कर रहे हैं। एक्स को हम लोग वन एंड से मेजर कर रहे हैं। तो चलो वन एंड ले लेते हैं हम लोग। ये लेट्स टेक वन एंड एज दिस। ठीक है, और यहां से एक्स दूरी पे जो रो है दैट इज रो नॉट 1 प्लस एक्स बाई एल। ठीक, अब सेंटर ऑफ मास का क्या फार्मूला होता है? सेंटर ऑफ मास का फार्मूला है इंटीग्रल एक्स डीएम इंटीग्रल डीएम। ठीक, तो डीएम को क्या लिखोगे? मास लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मास लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड से रो तो देखो वॉल्यूम डेंसिटी के लिए यूज होता है, लीनियर मास डेंसिटी के लिए लैम्डा यूज होता है, बट क्वेश्चन में लिख रखा है तो चलो वही ले लेते हैं हम लोग। मतलब यूजुअल प्रैक्टिस जो है वो है कि मतलब रो इज यूज फॉर वॉल्यूम डेंसिटी एंड लैम्डा इज यूज फॉर मास डेंसिटी, सॉरी लीनियर डेंसिटी, और सिग्मा इज यूज फॉर सरफेस डेंसिटी। बट ठीक है, वी शुड रेस्पेक्ट द क्वेश्चन। अच्छा, एक्स रो नॉट 1 plus x by L dx, and this is rho naught, और x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? 0 से लेके L तक। पूरा रॉड के ऊपर जो है हम लोग इंटीग्रेट करेंगे ना, तो रॉड कहां से शुरू हो रहा है? x इक्वल 0 पे शुरू हो रहा है और कहां जाके खत्म हो रहा है? x इक्वल L पे खत्म हो रहा है। ठीक है, तो रो नॉट बाहर निकाल के कैंसिल कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका x प्लस। अच्छा देखिए, एक चीज ध्यान दीजिए, कई लोग ना ऐसे कैंसिल करता है, फर्क नहीं पड़ता है, रो नॉट कांस्टेंट है तो बाहर निकल के कैंसिल कीजिए, बट ये करना मतलब शोभा नहीं देता है। तो मैंने मतलब एक अच्छे फिजिसिस्ट को या फिजिक्स लर्नर को इंटीग्रल के अंदर कैंसिलेशन मत करिए, इसको बाहर निकाल के कैंसिल कीजिए। आप कहेंगे एग्जाम में क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन एग्जाम में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मान लो कभी इंटरव्यू दोगे या कभी मान लो टीचिंग में चले गए या कोई बढ़िया आदमी देख लेगा तो कहेगा ये सही नहीं है। मतलब वी मस्ट रेस्पेक्ट द कॉन्सेप्ट। ठीक है, मतलब ये तरीका सही नहीं है कि रोना इंटीग्रल के अंदर कभी कैंसिलेशन नहीं होता ऊपर नीचे, उसको बाहर निकाल के कैंसिल कीजिए। Though it is not going to affect anything over here, but this is a good practice। ठीक है, गुड प्रैक्टिस क्या है फिजिक्स पे, उस पर एक लेक्चर बन सकता है, क्या क्या सही प्रैक्टिसेस हैं, कभी हम लोग बनाएंगे उस पर भी। ठीक है, बहुत सारा हम देखते हैं कि प्रैक्टिस जो है लोग फॉलो नहीं करते हैं। जैसे फ्री बॉडी डायग्राम भी ड्रा करेंगे तो ऐसे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा कर दिया, इसी में एक mg ड्रा करते हैं और उसी में इसको भी और इसको भी। अरे कंपोनेंट फ्री बॉडी डायग्राम में नहीं दिखाना होता है, बात समझिए। कभी भी फ्री बॉडी डायग्राम में कंपोनेंट नहीं दिखाना होता। जब भी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा होता है तो मासेस को अलग कर दिया जाता है, बॉडीज को उसके सराउंडिंग से सेपरेट किया जाता है। मतलब इसको वेज को अलग कर देंगे और ब्लॉक को अलग कर देंगे। ठीक है, और तब उस पर फोर्सेस दिखाइए और कंपोनेंट मत दिखाइए। कंपोनेंट क्या होगा या कंपोनेंट होगा भी या नहीं होगा वो डिपेंड करता है कि आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है। कोऑर्डिनेट एक्सिस के चॉइस पे डिपेंड करता है कि फोर्स रिजॉल्व होगा या नहीं होगा। अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस बंदा ले लिया जिस डायरेक्शन में फोर्स लाई कर रहा है तो फोर्स का क्या फिर रिजोल्यूशन होगा? फोर्स तभी रिजॉल्व होता है जब वो किसी एक्सिस के लॉन्ग लाई नहीं करता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ देखो, हम जो नॉर्मल रिएक्शन का जो एक सूडो फोर्स का क्वेश्चन किया है हमने, सूडो फोर्स, उसमें हमने बता रखा है, तो कभी फुर्सत मिले तो आप वो सब देख सकते हैं। ठीक है,
इफ यू रेस्पेक्ट दोज प्रैक्टिसेस, ठीक है। ये आ जाएगा, इक्वल टू हटा दो यहाँ से, तो इरेजर भी है मेरे पास। तो ये ऐसे आ गया dx 0 to L, और इसको इंटीग्रल ये कितना हो जाएगा बताओ, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, x² 2 x³ 3L 0 to L और 0 to L, तो ये कितना बन जाएगा बताओ, L² 3 और L² 2, तो ये हो जाएगा 5/6 L²। इधर क्या आ जाएगा, 3L/2, यानी 5/9L हो जाएगा। देखो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है 5/9L, हाँ मैच तो कर रहा है। पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका, पहला ऑप्शन हो जाएगा सही। तो इजी क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा इंटीग्रेशन है, बट इट्स वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। हम देख रहे हैं कि मतलब बिना सॉल्व किए भी हो सकता है क्या, वो देख रहे हैं, बिना सॉल्व किए हो सकता है क्या, बिना सॉल्व किए भी हो सकता है। कैसे, बिना सॉल्व किए भी हो सकता है, कैसे हो सकता है, देखिए यहां पे एक चीज समझ में आ रहा है। देखो रॉड का अगर यूनिफॉर्म मास डेंसिटी होता है, रॉड का जब यूनिफॉर्म मास डेंसिटी होता है, क्या देखो बिना सॉल्व किए भी कर सकते हैं इसको, ये तो हम लोग सॉल्व किए। देखो एक चीज जो अगर मास डेंसिटी तुम देखोगे, अगर रो मान लो यूनिफॉर्म मास डेंसिटी होता तो सेंटर मास कहाँ होता, L/2 पे होता, L/2 पे होता, ठीक है, सेंटर मास L/2 पे होता, समझ रहे आप। अगर आपका मतलब यूनिफॉर्म मास डेंसिटी होता तो रॉड का सेंटर मास L/2 पे होता, ठीक। अभी यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे ये हो रहा है कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन जितना दूर जाते जाएंगे उतना अधिक हो रहा है, मतलब रो इंक्रीज कर रहा है ना। देखो रो इक्वल टू ρ0 1 + x/L है, कहने का मतलब है कि जितना आप इस एंड से दूर जाते जाएंगे उतना ही मास का डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेंटर ऑफ मास की, आपको हम बताए थे कि सेंटर ऑफ मास हमेशा ही जिधर मास ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है उधर शिफ्ट कर जाता है। अगर हम कह रहे हैं कि ये मान लो मेरा सेंटर है और हम कह रहे हैं कि इधर मासेस ज्यादा है और इधर मासेस कम है, ये तो समझ में आ रहा है हम लोग को। सेंटर से राइट में मासेस ज्यादा है, सेंटर से लेफ्ट में मास कम है, तो आपका सेंटर मास किधर होगा, सेंटर से राइट में होगा। यानी कि सेंटर मास का जो वैल्यू होगा xcm वो L/2 से बड़ा होगा, L/2 से बड़ा होगा। अब L/2 से बड़ा संख्या कौन है, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो सिर्फ ये है, ठीक है। तो ऐसे भी इसको हम लोग विजुअलाइज कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में अगर निकालने बोल देगा मान लो कोई कि अगर ये नेट में होता है फिर तो कोई ऑप्शन नहीं था, नेट वाले में तो निकालना ही पड़ेगा, वैल्यू फीड करना है। यहाँ 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे भी इसको देख सकते हैं कि भाई L/2 से बड़ा होगा, तो L/2 से बड़ा तो एक ही ऑप्शन है। अगर 2-3 होते फिर तो निकालना ही पड़ जाता है आपको, फिर तो गेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको बिना ये सब सॉल्व किए भी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक, ओके। ये क्वेश्चन देखो कब आया था, ये 2016 में आया था, रिसेंट ये 2018 देखिए 2018 में क्वेश्चन आया है। ये देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ना है पहले। देखो क्या लिखा है, रेन ड्रॉप फॉल्स अंडर ग्रेविटी एंड कैप्चर्स वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। रेन ड्रॉप अंडर ग्रेविटी फॉल कर रहा है, और जब फॉल कर रहा है तो उस दौरान मॉइस्चर कैप्चर कर ले रहा है, वाटर मॉलिक्यूल कैप्चर कर ले रहा है, ठीक है।
इट्स मास चेंजेस एट द रेट लैम्डा mt, मतलब जो dm/dt है वो लैम्डा m है, where m is the instantaneous mass, ठीक है। अच्छा, assume that acceleration due to gravity is constant, मतलब g is constant, and water molecules are at rest with respect to earth before capture, मतलब जब स्टार्ट किया था तो वो रेस्ट पे था, ठीक। Which other following statement is correct? The speed of molecule increases linearly with time, speed of raindrop increases exponentially with time, speed of raindrop approaches a constant value when lambda t is much greater than 1, ठीक है। निकाल लो यार फिर इसको, ऐसे तो कुछ दिख नहीं रहा है हमको, ठीक है। इसको फाइंड आउट ही कर लेते हैं। देखिए, लेट की मास ऑफ ड्रॉप at time t is m and velocity is v, ठीक है। तो you have the Newton's second law, dp by dt is mg। मान लो नीचे के डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है, तो आई कैन राइट dp by dt is mg, ठीक। अब dp by dt क्या है? dp by dt is, अच्छा, p इज m इंटू वी, जो कि जहां पे m और v दोनों ही वेरिएबल है, तो इसको क्या लिखोगे? dm by dt इंटू v और m dv by dt इक्वल टू mg, तो ये हो जाएगा आपका, अच्छा, dm by dt भी हमारा दिया हुआ है, ये हो गया m dv by dt, और dm by dt क्या है? लैम्डा m है, इक्वल टू mg, यानी यहां से हमारा आ जाता है dv by dt प्लस लैम्डा v इक्वल टू g। एंड दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, इजीली सॉल्व हो जाएगा हम लोग का। हम लोग को पता है कि whenever you are given linear differential equation of first order, whenever you are given linear ये dy by dx, where p and q are the function of p and q are either constant or function of x alone, p and q are either constant or function of x alone. In that case, the solution is given by y into if integrating factor and q into if dx plus constant, where your if is e dx, ठीक है। तो हीटर बंद कर देते हैं भाई, बहुत गर्मी लग रहा है। जब हम वीडियो बना रहे हैं, आप पता नहीं कब आप लोग देख रहे होंगे, लेकिन ये जनवरी का महीना है, दिल्ली में 2023 है, तो ठंड बहुत ज़्यादा है और ये शिवगंजी में बनाना बहुत डिफ़िकल्ट है, ठीक है। ओके, एनीवे, तो ये फार्मूला है, ठीक है, ये फार्मूला है, इसको यूज कर लीजिए। यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? e to the power lambda t v into e to the power lambda t equals to g e to the power lambda t dt plus constant. So this is going to be g by lambda e to the power lambda t plus constant. So v is going to be g by lambda plus c e to the power minus of lambda t। और c निकाल सकते हैं, c इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो इनिशियल कंडीशन से उसको फ्रीज किया जा सकता है। एट t इक्वल टू 0 v इज 0, सो दैट विल गिव यू व्हाट? 0 इक्वल्स टू g by lambda प्लस c, यानी c इज माइनस g by lambda। सो व्हाट यू गेट इज, आपको क्या मिल रहा है? आपको v जो आ रहा है, vt इज g by lambda 1 माइनस e to the power lambda t, ठीक। ये वेलोसिटी आ जा रहा है, दिस इज योर वेलोसिटी g by lambda e to the power, ऊपर चलो, यहाँ हो, ऑप्शन तो यहाँ देखना है ना, तो हमारा vt क्या आ रहा है? दिस इज g by lambda
अब देखो linearly with time, no, not varying linearly with time. इनके exponentially with time, no. exponentially with time तो होता है जो ऐसा होता है g by lambda e to the power lambda t, g by lambda e to the power lambda t, वैसा नहीं है. The speed of random approach a constant value lambda t is much larger than 1. Yes. When lambda t is very high, e to the power minus of lambda t will approach 0. When lambda t is very high, e to the power minus lambda t is going to approach 0. ये वाला वैल्यू जो है वो 0 अप्रोच करेगा if lambda t is very large compared to. In that case, Vt will tend to g by lambda. ये आंसर सही है आपका. ठीक है, दिस इज रॉन्ग. ठीक, तो सी इज योर करेक्ट आंसर. ये देखिए आया था आपका 2018 में, 2018 में. ठीक, एमएसक्यू एक अलग फॉर्मेट है क्वेश्चन का. इसमें भी 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, बट एक के बजाय मतलब एक से अधिक ऑप्शन करेक्ट हो सकता है. यू मे हैव मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं. देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में. ए लीनियर मास डेंसिटी ऑफ ए रॉड, ये एमएसक्यू है, एक से अधिक ऑप्शन करेक्ट हो सकता है. ए लीनियर मास डेंसिटी ऑफ रॉड ऑफ लेंथ एल वेरीज फ्रॉम वन एंड टू द अदर एज दिस. मतलब ये आपका मास डेंसिटी है. ठीक है, लीनियर मास डेंसिटी. देखो यहाँ लैम्डा यूज कर लिया है. ठीक है, लैम्डा इज द करेक्ट कन्वेंशन. ठीक है, where x is distance from one end with tension T1 and T2. यहाँ दे रखा है, देखो ये x equal to 0 है और यहाँ से मेजरमेंट कर रहा है. ओके, the rod is suspended from a ceiling by 2 massless string. Which of the following is correct? Mass of the rod निकालो. 2 lambda not L by 3 आ रहा है ना, तो एक बार निकाल के देखना पड़ेगा इसमें तो सारा. ठीक है, एक से अधिक ऑप्शन करेक्ट हो सकता है. मास क्या है? लैम्डा इंटू डी एक्स, और लैम्डा आपका है लैम्डा नॉट, और एंड हैज टू बी इंटीग्रेटेड ओवर द होल रॉड. रॉड स्टार्ट होता है x इक्वल टू 0 पे और एंड होता है आपका x इक्वल टू l पे. तो ये इंटीग्रेट कर दीजिए, x प्लस एक्स क्यूब बाई 3l स्क्वायर, और लिमिट हो गया 0 to l. तो कितना हो जाएगा? लैम्डा नॉट l प्लस l बाई 3. ठीक है, 4 लैम्डा l बाई 3 हो गया. तो गलत है, पहला ऑप्शन जो है ना वो गलत है. इट इज रॉन्ग. ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट. दिस इज इनकरेक्ट. सेकेंड देखिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी. सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे तो देखो, व्हेन मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच ए फैशन दैट जी इज कांस्टेंट ओवर द होल मास डिस्ट्रीब्यूशन. अगर जी पूरे मास डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर कांस्टेंट है, उस केस में सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड. कई बार लोग सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी को सेम ही मान लेते हैं. यूजुअली तो चलो ठीक है, बैठ जाएगा, लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि मान लो एक रॉड वर्टिकल रॉड हो, और उस वर्टिकल रॉड का लंबाई सपोज करो कि लेट्स से 100 किलोमीटर है. ऐसा तो रॉड बनेगा नहीं, ऐसा 100 किलोमीटर लंबाई का रॉड है और उसका ऐसे हम लोग खड़ा कर दें. तो उस केस में सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम नहीं रहेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसलिए सेम नहीं, जी को हम लोग कांस्टेंट नहीं ट्रीट कर पाएंगे पूरे रॉड के ऊपर. ठीक है, तो इन यूजुअल केस यू फाइंड दैट कि जी इज सेम एवरीवेयर ऑन द मास डिस्ट्रीब्यूशन. तो सेंटर मास एंड सेंटर ग्रेविटी वुड बी सेम इन दिस केस. ठीक है, अच्छा तो निकालिए. हम लोग का मास निकल चुका है ये. तो लेट्स फाइंड सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास का क्या फॉर्मूला है? XCM इक्वल्स टू XDM अपॉन DM इंटीग्रल. ठीक है,
तो ये तो हम लोग निकाल रखे हैं इंटीग्रल dm, तो बस यही निकाल लेते हैं। दिस विल बी लैम्डा नॉट x 1 + x² dx, और ये आ रहा है 4 लैम्डा नॉट l/3, ये निकाल चुके हैं हम लोग। तो लैम्डा नॉट कट जाएगा, ये 3/4 l हो गया, और ये इसको इंटीग्रेशन कर लो x² और x4/4l², 0 to 10, ये हो जाएगा 3/4l, और 1/2 + 1/4 इज 3/4, सो दिस इज 9/16l। तो सेकेंड ऑप्शन तो सही है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक, अब T1 T2 का बारी है। T1 T2 कैसे निकालोगे बताओ। देखो ये रॉड जो है इट इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एज वेल एज रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रॉड इज इन ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रॉड ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी है और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है, ठीक है। तो उसका हम लोग यूज कर सकते हैं। सेंटर ऑफ मास लोग निकाल चुके हैं। सेंटर ऑफ मास इज हियर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज हियर, 9l/, तो हम लोग जो mg लगाएंगे वो यहीं लगाएंगे, और mg कितना है 4 लैम्डा नॉट l/3 इंटू जी। तो रॉड पे क्या क्या फोर्स लग रहा है, देखो रॉड पे क्या क्या फोर्स लग रहा है। ये अगर अगर हम लोग रॉड ड्रा कर लें, रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करिए। रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करते हैं, ठीक है। ये हमारा रॉड है, क्या क्या फोर्स लग रहा है रॉड पे। एक तो आपका mg लग गया, mg है कितना 4 लैम्डा l/3 इंटू जी, कितना दूरी पे है 9/16l पे। mg is supposed to be acting at the center of mass, right? और क्या फोर्स से लग रहा है, एक यहाँ T1 है और एक यहाँ T2 है। इसको मान लो O मान लो, ठीक, ऑरिजिन ऐसे लिखा है। अच्छा, अब ये रॉड जो है इट इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एज वेल एज रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रॉड जो है आपका ट्रांसलेशनल रोटेशनल दोनों इक्विलिब्रियम में है। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉड विल बी 0। दैट मींस T1 plus T2 would be equal to what? 4 lambda naught L, ठीक है। और ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी होगा। तो अगर मान लो इस O पॉइंट के अबाउट हम लोग कहें कि O पॉइंट के अबाउट टॉर्क भी 0 होगा। कोई भी एक पॉइंट ले सकते हैं, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो कोई भी एक बढ़िया सा पॉइंट ले लीजिए और उसके अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करके 0 इससे इक्वेट कर सकते हैं। तो अगर O के अबाउट हम टॉर्क देखें तो O के अबाउट टॉर्क T1 का तो कोई टॉर्क बनेगा नहीं O के अबाउट। तो ये ग्रेविटी के वजह से क्या टॉर्क बनेगा, देखो 4 लैम्डा नॉट l/3g फोर्स इंटू डिस्टेंस 9 ये टॉर्क हो गया ग्रेविटी के मतलब वेट की वजह से, और एक टॉर्क T2 की वजह से होगा। बट इसका जो टॉर्क होगा, इसका जो टॉर्क होगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। इसकी वजह से टॉर्क इस डायरेक्शन में होगा, इसकी वजह से टॉर्क उल्टे डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं दिस इज इक्वल टू दिस माइनस, ठीक है। तो आई कैन से T2 इज नथिंग बट ये 16 3 3 9, ये हो जाएगा 3 लैम्डा नॉट Lg/4, ये T2 हो जाएगा। लेंथ L ही है ना, हाँ, तो ये गलत है, T2 का वैल्यू गलत है आपका। अच्छा, T1 निकालिए। T1 क्या हो जाएगा, यहां से इक्वेशन से 4 लैम्डा नॉट L
माइनस 3 लैम्डा नॉट एल, तो ये चौचौ का 16 में से 9 गया 7 बटा 12, ये ठीक है। सेकेंड वाला ठीक है जी, सेकेंड वाला ऑप्शन ठीक है, ठीक है। तो दो ऑप्शन सही हो गया ना इसमें, बी आर डी, बी आर डी हो जाएगा आंसर आपका, ठीक है। बी एंड डी इज करेक्ट, ठीक, बी एंड डी इज करेक्ट ऑप्शन। Okay, so this is MSQ question. B and D is correct option. D नहीं, sorry, B and C. B and C is correct. ठीक है, आगे चलें। ये 2017 में आया था क्वेश्चन। NAT is numerical answer type. इसमें जो आंसर होता है न्यूमेरिक्स में होता है, 4.1, 2, 6, 7, 10 इस टाइप का होता है। इसमें क्वेश्चन करना पड़ता है, ठीक है। तो उधर तो किसी तरीके से कई बार आदमी फिजिक्स लगा के कर लेता है, तो इसमें करना पड़ेगा। देखो ये 2015 में क्वेश्चन आया है, देखो क्या बोल रहा है। ए होमोजेनियस सेमी सर्कुलर प्लेट ऑफ रेडियस r equals to 3 is shown in figure. The distance of center of mass of the plate from O is, बहुत सिंपल। आप एक तो हम बताए थे आपको, पता नहीं कितने लोग वीडियो देख रहे हैं हमारा, कि जो सेंटर ऑफ मास जो है वो अगर उसमें अगर किसी मास डिस्ट्रीब्यूशन में रिफ्लेक्शन सिमेट्री है या रोटेशनल सिमेट्री है, तो सेंटर ऑफ मास हमेशा ही एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर लाई करेगा। अगर किसी मास डिस्ट्रीब्यूशन में रोटेशनल सिमेट्री है, तो जो एक्सिस ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है उसी पे सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। यहाँ पे कुछ ऐसा ही है। देखिए ये पूरा का पूरा मास डिस्ट्रीब्यूशन इस लाइन के ऊपर सिमेट्रिकल है, तो सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे लाई करेगा। सेंटर ऑफ मास जो है ना इसी लाइन पे लाई करेगा, ठीक है। वो पॉइंट इसी लाइन पे इसका एक्सीएम भी, अगर मान लो इसको हम लोग बोले एक्स और ये बोले वाई, तो हम कह सकते हैं कि एक्सीएम जो होगा वो 0 होगा। अब वाईसीएम निकालते हैं हम लोग। वाईसीएम का क्या फार्मूला है? वाईसीएम का फार्मूला है वाई डी एम इंटीग्रल डी एम, ठीक। 3 मीटर का रिंग है तुम्हारा, ठीक है। तो वाई डी एम क्या हो जाएगा? वाई सिग्मा डी एक्स डी वाई, ठीक है। और ये मास से मान लो एम ही मान लो, ठीक है। मास मान लो एम है, तो एम क्या है? एम इज बेसिकली, अच्छा सिग्मा क्या हो जाएगा? अगर मास एम मान लेते हैं तो सिग्मा विल बी, सो इट विल बी, ठीक। अच्छा तो निकालो, सिग्मा बाहर ले लो, वाई डी एक्स डी वाई, वाई डी एक्स डी वाई को क्या लिख सकते हो? पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज कर लेते हैं, आर साइन थीटा आर डी आर डी थीटा। अब आर का लिमिट है 0 to 3, और इसका क्या है? इसका आर ही मान लो, सपोज करो, आर का वैल्यू बाद में पुट कर देंगे, 0 to पाई हो गया ये, ठीक है। अच्छा अब ये क्या हो जाएगा? सिग्मा बाई एम, और ये आर क्यूब बाई 3, और साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रल हो जाएगा माइनस कॉस थीटा 0 to पाई, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ सिग्मा आर क्यूब बाई 3m। अब सिग्मा का वैल्यू पुट कर लेते हैं। इजी क्वेश्चन है। मैथ्स एक ऐसा जगह है जहां हम लोग बहुत फास्ट हो सकते हैं। तो mm कट गया, r कट गया, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई इंटू आर, और r का वैल्यू पुट कर दो, r का वैल्यू 3 है, तो 4/पाई हो जाएगा। 4/पाई का वो कैलकुलेटर में करके और निकाल देना, ठीक है। कैलकुलेटर में फाइंड आउट करके 4/पाई, कैलकुलेटर है मेरे पास, लिख ही देते हैं। चलो 4 भागा पाई, पाई का चलो 3.14 पुट कर देते हैं, 1.27 मीटर, ठीक, ये हो जाएगा, ठीक है।
ये आया था 2015 में। ये क्वेश्चन देखते हैं। Sand falls on a conveyor belt at a rate of 1.5 kg per second. If the belt is moving at constant speed of 7 meter per second, the power needed to keep the conveyor running is। अच्छा, ठीक है। देखो, ये बेल्ट है, मान लो कन्वेयर बेल्ट है, इस पे मान लो सैंड फॉल कर रहा है, ठीक। तो देखो, ये वेरिएबल मास सिस्टम का क्वेश्चन है, ये वेरिएबल मास सिस्टम का क्वेश्चन है। वेरिएबल मास सिस्टम जब भी होता है तो अपार्ट फ्रॉम ऑल फोर्सेज हम लोग एक थर्स्ट फोर्स लगाते हैं, और वो थर्स्ट फोर्स क्या होता है? Ft is basically VR dm by dt, where VR is the velocity of added or ejected mass। मतलब वेरिएबल मास सिस्टम दो तरह का होता है, इसमें एक तो मास बढ़ रहा हो, एक होता है जिसमें मास घट रहा हो। तो VR जो होता है, VR is basically the velocity of added or ejected mass, या इसको कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी बोलो, एडेड और इजेक्टेड मास विथ रिस्पेक्ट टू द पेरेंट बॉडी, एंड डीएम बाई dt इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मास ऑफ पेरेंट बॉडी, ठीक। तो वीआर क्या है? वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एडेड और इजेक्टेड मास विथ रिस्पेक्ट टू पेरेंट बॉडी, जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज वेलोसिटी ऑफ एडेड और इजेक्टेड मास मेजर्ड बाय ऑब्जर्वर lying on पेरेंट बॉडी। मतलब ऑब्जर्वर पेरेंट बॉडी पे लाई करेगा, मान लो ये ऑब्जर्वर पेरेंट बॉडी पे है, यहां है, तो ये जो वेलोसिटी देखेगा ना एडेड मास में, दैट इज गोइंग टू बी वीआर। अब मान लो ये जो कन्वेयर बेल्ट है वो सपोज करो कि v वेलोसिटी से आगे जा रहा है, तो अब जो कन्वेयर के ऊपर ऑब्जर्वर खड़ा होगा वो तो कन्वेयर का वेलोसिटी जीरो देखेगा ना, क्योंकि वो तो इनहेरिट कर रहा है। कोई भी ऑब्जर्वर अपने फ्रेम का मोशन को नहीं देख पाता है, क्योंकि वो उस मोशन को इनहेरिट करता है। तो जो ऑब्जर्वर बेल्ट के ऊपर होगा तो वो बेल्ट का मोशन नहीं देखेगा, ठीक है। बाहर का ऑब्जर्वर कन्वेयर को v वेलोसिटी से आगे जाता हुआ देख रहा है, लेकिन जो बेल्ट पे ऑब्जर्वर है, चूंकि वो बेल्ट का मोशन को खुद ही इनहेरिट कर रहा है, तो कभी भी उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाया। ऐसे ही होता है, अब जैसे आप ट्रेन वगैरह में चलते हैं, तो ट्रेन आपका मूव करता है, तो आप ट्रेन में मोशन नहीं देख पाते, क्योंकि उस ट्रेन का मोशन को आप पूरी तरह से इनहेरिट करते हो। ऐसे ही ये ऑब्जर्वर जो है बेल्ट का मोशन इनहेरिट कर रहा है, तो बेल्ट को वो मूविंग नहीं पाएगा। वो क्या देखेगा? वो इस एडेड मास को v वेलोसिटी से अपनी तरफ आता हुआ देखेगा। मतलब एक्चुअली लैब फ्रेम में तो बेल्ट v वेलोसिटी से आगे जा रहा है, लेकिन ये ऑब्जर्वर इस एडेड मास को v वेलोसिटी से पीछे आता हुआ देखेगा, ठीक है, v वेलोसिटी से पीछे आता हुआ देखेगा। अब dm by dt इस केस में क्या है? dm by dt इस केस में पॉजिटिव है, dm by dt इस केस में पॉजिटिव है, दिस इज इक्वल टू 1.5, ठीक है। तो dm by dt पॉजिटिव, और vr क्या है? vr लेफ्ट डायरेक्शन में, vr जो है वो लेफ्ट डायरेक्शन में है, ठीक है। इस केस में जो थर्स्ट फोर्स लगेगा इस एडेड मास की वजह से बेल्ट के ऊपर, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। थर्स्ट फोर्स जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। अगर इसको कुछ नहीं फोर्स लगाया जाए तो ये क्या करेगा? इस वेलोसिटी को कम करता जाएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो पावर कितना चाहिए ताकि ये 7 मीटर पर सेकंड से ही मूव करता रहे? क्या पावर नीडेड होगा सो दैट द बेल्ट कीप्स ऑन मूविंग विथ 7 मीटर पर सेकंड, मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज ना है? तो उसके लिए हमें बाहर से एक फोर्स लगाना पड़ेगा, which should be equal and opposite to Ft। एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा जो इस थर्स्ट फोर्स के बराबर हो और उसके ऑपोजिट हो। तो थर्स्ट फोर्स का वैल्यू कितना है? देखो Vr कितना है? Vr इज 7 इंटू 1.5,
सो दिस विल बी 1.5 इंटू 7 मतलब 10.5 न्यूटन। तो इतना ही आपको एक फोर्स राइट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, टुवर्ड्स राइट। तो पावर कैसे निकालोगे? पावर इज F(ext) इंटू जो वेलोसिटी, आप जिस बेल्ट का जो वेलोसिटी है, जिस पे आप फोर्स लगाना है उसका जो वेलोसिटी है, F इंटू वी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10.5 गुने 7, मतलब ये हो जाएगा 7 × 35 और 73.5। इतना न्यूटन आपको पावर रिक्वायर्ड होगा, 73 watt. This is the power required to keep the belt moving. This is the power required to keep the belt moving. ठीक है, ये आपका 2017 में आया था क्वेश्चन। आगे चलें, लास्ट क्वेश्चन है मेरे ख्याल से 2022 का है, मतलब इसी साल, पिछले साल आया था। तो क्वेश्चन क्या बोला? 3 masses m1 = 1, m2 = 2 and m3 = 3 are located on the x axis such that center of mass is at x = 1. ठीक, another mass m4 is placed at x0, the new center of mass is x = 3, find the value of x0. सिंपल है ये, बचपन में वाला एवरेज वाला क्वेश्चन नहीं करते थे कि 3 अंक का एवरेज ये है, चौथा नंबर जोड़ दिया था, एवरेज ये हो गया, बताइए चौथा नंबर क्या है, ऐसे वाला क्वेश्चन है। पता नहीं क्यों ऐसे इतना इजी क्वेश्चन बता देते हैं लोग। देखो एक्सीएम क्या है पहले केस में, मतलब इनिशियली एक्सीएम जो है आपका m1x1 m2x2 m3x3 अपॉन मासेस जोड़ दो, कितना है 1 2 3 6। ये वैल्यू कितना दिया हुआ है तुम्हारा? ये वैल्यू आपका 1 है। बाद में एक्सीएम क्या हो रहा है? एक्सीएम डैश बोल देते हैं। बाद में एक्सीएम डैश 4 हो गया है और उसका फार्मूला क्या होगा? m1x1 m2x2 m3x3 m4x4। m4 आपका 4 है और x4 आपका x0 है, और टोटल मास कितना हो जाएगा? 4 और 6 10। ठीक है, यहां से वैल्यू निकल जाएगा हमारा न्यूमरेटर का। दिस इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये हो जाएगा 6 + 4x0/10, मतलब 6 + 4x0 is 10 × 4 40, 4x0 is 34, तो x0 हो जाएगा 34/4। कैलकुलेशन वगैरह देख लेना यार थोड़ा, ठीक है, कई बार कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाता है। हम देखो सवाल देख कर नहीं आते हैं क्लास के, ये सब इजी क्वेश्चन है, कोई चैलेंज तो है नहीं। 6 + 4x0, ठीक है, 4 है, x0 है, हाँ 6 + ठीक है, 34/4 हो गया, 17/2, मतलब 8.5 हो गया ना, 8.5 हो गया। ठीक है, तो 2022 में देखो आया था। ठीक है, तो ठीक है, कर लीजिए, इजी क्वेश्चन आता है इस सबसे। ठीक है, आगे टाइम देख लो कितना टाइम है तुम्हारे पास। ठीक है, यहीं रुक जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिजिड बॉडी डायनेमिक्स करेंगे, वो इंपॉर्टेंट है, उससे हर साल क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसको करते रहिए, आज ही मतलब कर लेंगे उसको भी, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स को भी। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। ठीक है।